तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 2 के शुरुआत में हमें यूटानिक कॉर्पोरेशन का स्पेसशिप दिखाया जाता है। यूटानिक कॉर्पोरेशन का जो स्पेसशिप है वो 17 दिनों में अर्थ पर पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले ही स्पेसशिप में कोई समस्या आ जाती है, इसीलिए मोरो को स्लीपिंग चेम्बर से उठा दिया जाता है। जब वो लैब में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि 2 क्रू मेंबर पर एलियन जीव ने हमला कर दिया है। वो एलियन जीव इनके चेहरे पर चिपके हुए थे। उस जीव को हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मोरो इनसे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तब चिबोजा उसे बताती है कि स्पेसशिप में आग लग गई थी। ये दोनों जब आग को बुझाने के लिए गए थे तो उसी वक्त वो एलियन जीव इनके चेहरे पर चिपक गया। किसी ने अंडे वाले पोर्ट को खुला छोड़ दिया था। मोरो को ये कोई दुर्घटना नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि कोई गद्दार है। इसके बाद इन क्रू मेंबर्स को वापस से ले जा करके इनके चेम्बर में सुला दिया जाता है। मोरो जा करके उस अंडे वाले पोर्ट को देखता है जो कि खुला हुआ था। दरअसल वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो जा करके कैमरे को भी चेक करके पता लगाता है। कैमरे में साफ दिख रहा था कि जब वे दोनों आग को बुझा रहे थे तो उसी वक्त अंडे में से वो छोटा सा जू निकल करके उन पर अटैक कर दिया। इसके अलावा तो कैमरे के फुटेज में और कुछ नहीं था। कुछ समय के बाद अचानक से स्पेसशिप के फ्यूल वाले एरिया में धमाका होता है। उस धमाके की वजह से ही फ्यूल खत्म होने लगता है, जिसका साफ मतलब ये था कि स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड करवाना बहुत मुश्किल होने वाला है। दरअसल बात ऐसी थी कि जिन क्रू मेंबर के चेहरे पर वो एलियन जीव चिपके हुए थे ना, वो जीव उनके शरीर से बाहर आ गए थे और वो यहाँ से भाग चुका था। अब वो क्रिएचर इनके स्पेसशिप में खुला घूम रहा था और शायद उसी क्रिएचर ने इनके फ्यूल टैंक में धमाका किया। दूसरी तरफ हम लैब के अंदर एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो इन छोटे क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस बीच एक छोटा सा जीव धीरे से क्यूब को ओपन कर लेता है। आंख वाला क्रिएचर उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। वो जानबूझ करके साइंटिस्ट का ध्यान भटका देता है। वो जैसे ही क्यूब को रखने के लिए जाती है तो उसी वक्त वो छोटा सा जीव बाहर आ जाता है। धीरे से वो पानी की बोतल में जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट के ब्रेड में जा करके बैठ जाता है। इधर वो जो साइंटिस्ट थी वो क्यूब को लॉक तो करती है, लेकिन वो लॉक नहीं होता। लाइट ग्रीन होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी रेड था। उसका ध्यान उस पर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसी वक्त उसका दोस्त लैब में आ जाता है और वो ब्रेड के अंदर उस छोटे से जीव को देख लेता है। वो उसे उठाता है और वापस से क्यूब में डाल देता है। इसके बाद ये लोग उस क्यूब को अच्छे से लॉक कर देते हैं। मोरो ने एक मीटिंग के लिए सबको बुलाया था, इसलिए ये लोग जाने लगते हैं। वो साइंटिस्ट अपना बोतल लेती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। इस चीज पर वो ध्यान नहीं देती है कि क्यूब लॉक नहीं है। वो जो आंख वाला छोटा सा क्रिएचर था ना, वो बड़ा चालाक था। उसे इस बात की भनक लग जाती है और वो बार बार क्यूब को नीचे गिराने की कोशिश करता है। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांच टूटते ही अब वो आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ मीटिंग में स्पेसशिप की प्रॉब्लम के बारे में इन्हें बता दिया जाता है। फ्यूल टैंक में कोई समस्या हो गई है। अब ये स्पेसशिप सिर्फ गैस पर चल रही है। समय रहते हम इस स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मॉरिस बैठा हुआ था वो अपना नाश्ता करने लगता है और फिर पानी पीने के लिए वो साइंटिस्ट के बगल में रखे बोतल को लेकर के पानी पीने लगता है। इस छोटी सी चीज की वजह से उस पर कितनी भारी संकट आने वाली है इस बारे में उसे नहीं पता था। इसके बाद मीटिंग समाप्त होती है और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब मॉरिस अपने दोस्त सैमुअल के साथ काम कर रहा था तभी अचानक से मॉरिस के पेट में दर्द होने लगता है। वो खून की उल्टी करता है और जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाता है। इधर चिबोजा और वो साइंटिस्ट जब लैब में जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो आंख वाला छोटा क्रिएचर आजाद हो चुका है। ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए धीरे से हैच खोल करके लैब से बाहर चले जाते हैं। इधर मोरो जा करके सारे क्रू मेंबर के ड्यूटी अटेंडेंस वाले वीडियो को देख रहा था। सुबह में काम शुरू करने से पहले हर किसी को वीडियो बनाना पड़ता था। वीडियो के दौरान मोरो को उस गद्दार के बारे में मालूम चलता है। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि पेट्रोविच था, जो इनका ही एक क्रू मेंबर है, लेकिन वो कैवेलियर से बात कर रहा था। वो कैवेलियर से कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक नई बॉडी चाहिए। कैवेलियर कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे वो मॉन्स्टर ला कर दो। मतलब कि इसी बंदे की वजह से कैवेलियर के इलाके में स्पेसशिप क्रैश हुआ। खैर अब जैसे कि मोरो को पता चल चुका था कि गद्दार कौन है, वो जा करके स्लीपिंग चेम्बर में पेट्रोविच को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसका मतलब ये था कि वो जागा हुआ है और स्पेसशिप में कहीं घूम रहा है। मॉरिस जब बेहोश हुआ तो उसकी जांच करने के लिए ये लोग उसे लेकर के लैब में आते हैं। जांच करने के बाद इन्हें मालूम चला कि उसके शरीर के अंदर से ब्लड लॉस हो रहा है। उसके शरीर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे जो खून को चूस रहे थे। ये लोग उसके शरीर के अंदर से
उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो कीड़े गैस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके आंख नाक कान से खून निकलने लगता है। ये लोग जल्दी से लैब को लॉक करके क्वारंटाइन कर देते हैं। इनके सामने ही इनके 3 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी थी। चिबोजा की हालत खराब हो चुकी थी। मोरो कहता है कि हमारे बीच एक गद्दार है और एक क्रिएचर खुला घूम रहा है, हमें फौरन जा करके सारे क्रू मेंबर को जगाना होगा। उनके हेल्प के बिना हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मोरो अपने एक दोस्त के साथ बाकी के क्रू मेंबर को जगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पेट्रोविच इनके सामने आ जाता है और इन पर फायरिंग करता है। फायरिंग के दौरान मोरो के दोस्त को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। इस बार मोरो घूम करके जाता है और पीछे से पेट्रोविच पर अटैक कर देता है। मरने से पहले पेट्रोविच उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इस स्पेसशिप को नहीं रोक पाओगे। दूसरी तरफ हमें चिबोजा को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के मरने का शोक मना रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक जीनोमॉर्फ आ जाता है। ये वही क्रिएचर है जो इनके क्रू मेंबर के चेहरे पर चिपका हुआ था। हैरान कर देने वाली बात ये है कि आखिर ये इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। चिबोजा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी जान बचा करके भागने लगती है। जीनोमॉर्फ उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो भाग करके कंट्रोल रूम में जाती है और हैच को बंद कर देती है। यहाँ पर वो सैमुअल को देखती है, जो शांति से एक कोने में खड़ा हुआ था। दरअसल वो जो आंख वाला क्रिएचर था ना, वो उसके अंदर आ गया था। वो चिबोजा पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अंदर जीनोमॉर्फ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर चिबोजा को जैसे मौका मिलता है तो वो धीरे से निकल लेती है। फाइट के दौरान सैमुअल पर हमला होता है और वो मारा जाता है। चिबोजा भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर मोरो पहले से ही बैठा हुआ था। वो बार बार गेट को खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो गेट को नहीं खोलता। अगले ही पल जीनोमॉर्फ उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो हैच को तोड़ करके जैसे ही अंदर आता है तो उसी वक्त मोरो स्लीपिंग चेम्बर के अंदर जा चुका था। इस तरह मोरो बच जाता है, बाकी सब स्पेसशिप पर मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें मोरो को दिखाया जाता है, जो कि चियावा से कहता है कि मैं सही सलामत आपके स्पेसशिप को पृथ्वी पर ले आया। भले ही वो कैवेलियर के हाथों में है, लेकिन मैं आपके मॉन्स्टर को ले आऊंगा। जिस पर चियावा उससे कहती है कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैवेलियर नेगोशिएशन के लिए मान गया है। इसके बाद हमें मार्सी को दिखाया जाता है, जो नए जीनोमॉर्फ के बच्चे से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, वरना कहानी में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। मार्सी को उस जीनोमॉर्फ से बात करता हुआ देख करके उसके भाई को थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पर वो क्रिस से पूछता भी है कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो क्या वो अपनी बहन को यहाँ से ले जा पाएगा, जिस पर क्रिस उसे जवाब देते हुए कहता है कि कैवेलियर ने एक बॉडी के लिए 600 करोड़ बर्बाद किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ यहाँ से जाने देगा? तुम्हारी बहन काफी स्मार्ट है, बाकियों से बिल्कुल अलग है, उसका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए कैवेलियर तुम्हारी बहन को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। जोय अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था, उसे अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बाहर के जीवों से इस तरह बात करना, उनसे कांटेक्ट में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन को इस चीज के लिए मना भी करता है। लेकिन मार्सी ने कैवेलियर के साथ सौदा किया था, इसलिए उसे ये काम करना ही था। इसके बाद हम मोरो को देखते हैं, जो आरुष से बात कर रहा था और उसे काम को पूरा करने के लिए बोल रहा था। उसकी माँ की जान खतरे में थी, इसलिए हर हाल में मोरो की बात मान करके उसे काम को पूरा करना था। हिम्मत करके वो जोय के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि लैब में बहुत खास चीज है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। हालांकि जोय कहता है कि अभी मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन तभी आरुष जिद करने लगता है। वो तो शुक्र था कि कमरे में जोय का दोस्त आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि हमें जल्दी चल करके काम को पूरा करना पड़ेगा। वो जोय को अपने साथ ले करके यहाँ से चला जाता है। आरुष के प्लान पर पानी फिर जाता है। जोय के दोस्त यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ के हर चीज के बारे में पता था। जोय इनसे पूछता है कि अगर हमें मेनलैंड पर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि नदी के किनारे एक बोट है और उसे से हम मेनलैंड पर जा सकते हैं, लेकिन आखिर कोई क्यों इस जगह को छोड़ करके जाना चाहेगा? यहाँ पर जिंदगी काफी बेहतर है। वो जोय से ये भी कहते हैं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मत करना। इधर हम मार्सी को देखते हैं, जो उस जीनोमॉर्फ से बात कर रही थी। वो था तो छोटा, लेकिन बहुत जल्द बड़ा हो जाता है और अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छे से बात भी हो रही थी। दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। इसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जो मेनलैंड पर जा रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ काम करना था। उसे थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए वो टूटल्स के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं लेट से आऊंगा, तुम लैब में जा करके जीवों को खाना दे देना। वो है तो बच्चा ही, इसलिए काफी एक्साइटेड था। इस बारे में वो अपने दोस्तों को नहीं
बताता, वो अकेले ही लैब में चला जाता है जीवों को खाना देने के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक का दरवाजा टूट जाता है, इसीलिए वो उसे खाना देने के लिए मेन दरवाजे का इस्तेमाल करता है। उसे अनलॉक करता है और दरवाजे को खोलने के बाद खाना रखने लगता है। उस भेड़ के अंदर अभी भी वो आंख वाला क्रिएचर था। वो जानबूझ करके ठोकर मारता है, जिसकी वजह से टूटल्स नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो अचानक से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अब वो अंदर फंस चुका था। इस कमरे में जिस जीव को रखा गया था, टूटल्स को देख करके वो बाहर आता है। उसके करीब जा करके वो उसके ऊपर अपनी गंदगी निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पूरी तरह से जल जाती है। नीचे गिर करके वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें जोय को दिखाया जाता है, जो ऑर्थर के पास जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट है और वो सिंथेटिक वाले बच्चों की देखभाल करता है। जोय उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बस उसका सही से जवाब देना। वो उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन यहाँ पर सेफ है। ऑर्थर अच्छा आदमी था, वो कैवेलियर के साथ में नहीं था। सच्चाई वो खुल के बोल नहीं सकता था क्योंकि कैमरा लगा हुआ था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो एक तरीका निकालता है। वो जोय से कहता है कि तुम अपनी बहन की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। डिटेल दिखाने के बहाने से वो उसे कंप्यूटर के सामने ले आता है। कंप्यूटर पर टाइप करके वो उसे बस इतना बताता है कि अपनी बहन को लो और यहाँ से निकल जाओ। वो उसे ये भी बताता है कि जितने भी सिंथेटिक वाले बच्चे हैं उनके शरीर में ट्रैकर लगा हुआ है। जोय के सामने ही वो सारे बच्चों के ट्रैकर को डिसेबल कर देता है, मतलब कि अब वो अपनी बहन को लेकर के आसानी से यहाँ से निकल सकता है। जोय के जाने के बाद वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि सारे बच्चे ट्रैकर से कनेक्ट थे, लेकिन टूटल्स कनेक्ट नहीं था। वो समझ जाता है कि उसे कुछ तो हुआ है। इधर हम आरुष को देखते हैं, जो लैब को खोल करके अंदर जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर उसकी किस्मत चमक जाती है क्योंकि टूटल्स को ढूंढते हुए ऑर्थर आ जाता है। वो पिन डाल करके गेट को खोलता है और अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्रिस अपने मॉनिटर स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। इधर ऑर्थर जैसे ही लैब के अंदर जाता है तब वो टूटल्स को देखता है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जा करके गेट को अनलॉक करता है और फिर टूटल्स की बॉडी को खींचकर बाहर निकालने लगता है। इस दौरान जैसे ही आरुष को मौका मिलता है तो वो उस कमरे को अनलॉक कर देता है जिसके अंदर अंडों को रखा गया था। दरवाजा खुलते ही उस अंडे का मुंह भी खुलने लगता है। ऑर्थर को जब इस बारे में पता चलता है तब वो लैब से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आरुष ने लॉक कर दिया था। वो दरवाजे को अनलॉक करने के लिए कहता है, लेकिन आरुष कहता है कि फैमिली का सवाल है। अगले ही पल जीव उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर चिपक जाता है। ये सब कुछ क्रिस अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा था। वैसे तो कैवेलियर उसके पास था, उसके बगल में था, लेकिन फिर भी वो उसे इन सब के बारे में नहीं बताता। पता नहीं क्यों, लेकिन सारी चीजें वो उससे छुपा रहा था। इधर जो आरुष था वो ऑर्थर की बॉडी को घसीटते हुए वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर लेकर चला जाता है। इस तरीके से वो ऑर्थर को अपने कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर वो उन्हें 2 दिनों तक रखता है। वो भी काफी डरा हुआ था, काफी घबराया हुआ था। अपनी फैमिली के लिए मजबूरी में वो ये सब कर रहा था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर उसका दोस्त आ जाता है, जो उसे आवाज लगाने लगता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसका दोस्त अंदर आ जाता है और वो ऑर्थर के एक हाथ को देख लेता है। जब वो ऑर्थर के चेहरे को देखता है तब उसे इस सच्चाई के बारे में पता चलता है। यह देखकर वो भी काफी डर जाता है। तभी आरुष उससे कहता है कि देख भाई, फैमिली का सवाल है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरी माँ को मार देता। उसने बताया है कि ऑर्थर को कुछ नहीं होगा, ये चीज उसके चेहरे पर से हट जाएगी और फिर ऑर्थर ठीक हो जाएगा। मुझे आज ही इसे बीच के किनारे लेकर के जाना है, इसे लेने के लिए वे लोग आने वाले हैं। प्लीज भाई मेरी हेल्प कर, मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। वो इन सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी आरुष उसे मना लेता है। ये दोनों ऑर्थर को उठाते हैं और उसे बीच के किनारे ले जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ क्रिस जब लैब में आता है तब वो लैब की हालत देखता है। वैसे तो उसे सब कुछ पहले से ही पता था। उसके आदमी इलेक्ट्रिक शॉक लेकर के अंदर जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दे करके वो आसानी से इन जीवों को कैद कर लेते हैं। कुछ समय के बाद जब लैब में कैवेलियर आता है तब उसे मालूम चलता है कि इन सब हादसे की वजह से उसकी एक सिंथेटिक बॉडी खराब हो गई है। वो जानना चाहता था कि आखिर लैब में क्या हुआ, कैसे हुआ। जब उसने कैमरे को देखा तब उसे मालूम चला कि उस आंख वाले क्रिएचर ने अपने IQ का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। कैवेलियर को मालूम चल जाता है कि वो आंख वाला क्रिएचर काफी चालाक है, काफी दिमागदार भी है, इसलिए अब वो उस क्रिएचर से बात करना चाहता था। कुछ समय के बाद जब लैब में मार्सी आती है तब वो टूटल्स की बॉडी देखती है। टूटल्स की ऐसी हालत देख करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो समझ चुकी थी कि ये जगह बाकी बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बाकी बच्चों को भी इन सब के
बारे में बताने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद जोए अपनी बहन को लेने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और वो मार्सी को ये भी बताता है कि ऑर्थर ने ट्रैकर को डिसेबल कर दिया है, मतलब कि अब हमें कोई डर नहीं है। जिस पर मार्सी कहती है कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहती हूँ, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। उसका भाई उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मार्सी अपने दोस्त के कमरे में जाती है। यहाँ पर मार्सी अपने दोस्तों को बताती है कि टूटल्स मारा जा चुका है और हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। उसकी बात मान करके शिजुका उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कर्ली कहती है कि मेरे लिए ये जगह काफी अच्छी है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ से निकलने से पहले मार्सी कैमरे के जरिए जीनोमॉर्फ को भी आजाद कर देती है। जैसे ही वो आजाद होता है तो लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। कैमरे के जरिए कैवेलियर को भी मालूम चल जाता है कि जीनोमॉर्फ आजाद हो चुका है। इसके बाद हमें आरुस को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ ऑर्थर की बॉडी को लेकर के बीच के किनारे जा रहा था, लेकिन जब ये लोग रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं तो छुप जाते हैं। और फिर कुछ ही समय के बाद अचानक से ऑर्थर को होश आ जाता है। उसके मुंह पर जो जीव चिपका हुआ था वो निकल जाता है। फिलहाल इस समय ऑर्थर को बिल्कुल भी याद नहीं था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया। आरुस झूठ बोलते हुए उनसे कहता है कि पूरे एरिया को कंटेनमेंट किया जा रहा है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से बाहर निकल करके बीच के किनारे जा रहे हैं। वो झूठ बोलता है और फिर ऑर्थर को लेकर के बीच के किनारे जाने लगता है, लेकिन अचानक से रास्ते में ऑर्थर के पेट में काफी दर्द होने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में से एक जीनोमॉर्फ का बच्चा बाहर निकलता है जो भागते हुए झाड़ियों के पीछे चला जाता है। हालांकि आरुस उसे ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। ऑर्थर की ऐसी हालत देख करके उसका दोस्त काफी डरा हुआ था। ये लोग ऑर्थर की बॉडी को लेकर के उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर मोरो ने इन्हें आने के लिए कहा था। उस जगह पर मोरो पहले से ही अपनी टीम के साथ तैयार होकर के बैठा था। मोरो को देखते ही आरुस उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि उसके शरीर से कोई जीव निकलेगा। वो भाग गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया। तुमने मुझसे ये कहा था कि उसके चेहरे पर जो लगा हुआ है वो गिर जाएगा और उसे लेकर के तुम्हारे पास आना है। ये सब कहते हुए वो रोने लगता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो ऑर्थर की बॉडी को पानी में फेंकता है और इन दोनों को ले करके आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हमें कैवेलियर को दिखाया जाता है जो उस आंख वाले क्रिएचर से बातचीत करने के लिए उसे लेकर के अपने कमरे में आया था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता है कि एक भेड़ बोल तो सकती नहीं है, इसलिए वो उस क्रिएचर को एक इंसान देना चाहता है। इसीलिए वो थॉमस से कहता है कि एक ऐसे इंसान को ढूंढो ताकि ये क्रिएचर उसे अपना होस्ट बना सके। फिलहाल कैवेलियर को ये नहीं पता था कि उसके बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मोरो के आदमी इन्हें बंदी बना करके अपने साथ लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन तभी मार्सी इनसे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो, लेकिन ये लोग उसे जाने नहीं देते हैं। जिसके बाद मार्सी जीनोमॉर्फ को आवाज लगाती है। वो जैसे ही आवाज लगाती है तो एक आवाज में वो भागते हुए यहाँ पर आता है और सारे सोल्जर्स पर हमला कर देता है। एक एक करके वो मोरो के ढेर सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो मार्सी के करीब आता है। उसकी लैंग्वेज में मार्सी उससे कुछ कहती है, जिसके बाद वो फिर से जंगलों की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें उस जीनोमॉर्फ के बच्चे को दिखाया जाता है जो ऑर्थर के शरीर से निकला था। वो भाग रहा था लेकिन तभी कोई ट्रैप फैला करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ता कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इधर मोरो अपने बचे हुए आदमियों के साथ जैसे ही अंदर जाता है तो उसी वक्त यहाँ की सिक्योरिटी टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि क्रिस को पहले से पता था कि मोरो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आने वाला है। जीनोमॉर्फ के बच्चे को क्रिस ने ही पकड़ा था। मोरो उसी के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो क्रिस के हाथों में है। क्रिस की टीम मोरो को पकड़ लेती है। इधर मार्सी अपने भाई और अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे आकर के पहुंच जाती है। नदी में एक बोट था जिसकी मदद से ये लोग मेन लैंड पर जा सकते थे, लेकिन जैसे ही बोट के अंदर जाते हैं तो उसी वक्त टीम इन्हें पकड़ लेती है। और पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि जोए के साथी थे। शिजुका वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए वो एक सोल्जर पर हमला कर देती है। इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये लोग सिंथेटिक पर गोली नहीं चला सकते थे, वरना उन्हें नुकसान होगा और इसका हर्जाना कैवेलियर को भरना पड़ेगा। यहाँ पर मार्सी जैसे ही जीनोमॉर्फ को आवाज लगाने वाली थी तो उसी वक्त उसका भाई उसे रोक देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पर आ गया तो फिर से कत्लेआम शुरू हो जाएगा। उसी समय जोए की दोस्त शिजुका को गन से शूट कर देती है, जिस वजह से शिजुका को बुरा लगता है और वो जोए के दोस्त पर हमला कर देती है। वो उसका थोबड़ा बिगाड़ने वाली थी, लेकिन तभी जोए उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से शिजुका नीचे गिर जाती है और वो डिसेबल हो जाती है। इससे मार्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो
अपने भाई पर चिल्लाती भी है। इसके बाद इन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और इन्हें एक केज में ला करके बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक केज में मोरो और जोय को बंद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद जब मोरो को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। हाँ, लेकिन मार्सी के पास इतना पावर तो आ गया था कि वो अपने हाथों से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो अपने हाथों से कंट्रोल कर रही थी। वो अपने भाई को देखती है, जिस केज में वो बंद था उस केज को वो आसानी से खोल देती है। मोरो भी देख लेता है कि केज खुल गया है, इसलिए वो आसानी से जा करके सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाता है और फिर उस पर हमला कर देता है। इस तरह से मोरो और जोय दोनों ही आजाद हो जाते हैं। मोरो अपना बदला लेने के लिए सीधा क्रिस के लैब में जाता है। इन दोनों का एक बार फिर से आमना सामना होता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक पूरा सिंथेटिक और एक आधा इंसान आधा रोबोट, दोनों के बीच में फाइट होती है। मोरो ने क्रिस को खत्म ही कर दिया था, लेकिन जब मोरो जाने लगता है तो उसी वक्त क्रिस उस पर हमला कर देता है, उसे पकड़ता है और उसके गले को दबा करके उसे मार देता है। मार्सी केज में बैठ करके सब कुछ देख रही थी। इसके बाद वो जीनोमॉर्फ को इशारा करती है। उसके इशारा करते ही वो एक पाइप के जरिए अंदर आने लगता है। कुछ समय के बाद इन बच्चों का हाल चाल पूछने के लिए कैवेलियर आता है, लेकिन शायद वो भूल गया था कि उसे इन बच्चों से डरना चाहिए। चुटकी बजाते ही मार्सी केज के गेट को खोल देती है। अभी भी कैवेलियर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसी वक्त शिजुका उसके बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। अब कैवेलियर को डर लगता है, वो यहाँ से भागता है। इसके बाद हमें जोय को दिखाया जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ पर थॉमस उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो जोय से कहता है कि कैवेलियर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है और वहाँ पर तुम्हारी बहन भी है, तुम दोनों को एक गिफ्ट मिलने वाला है। यही बोल करके वो जोय को अपने साथ लेकर के जाता है। वो जैसे ही कैवेलियर के कमरे में जाता है तो उसी वक्त थॉमस दरवाजे को बंद कर देता है। कमरे के अंदर वो आंख वाला क्रिएचर था। वैसे तो वो एक भेड़ के शरीर में था, लेकिन जैसे ही वो एक इंसान को देखता है तो उसके शरीर से बाहर निकल करके जोय की तरफ भागता है। हालांकि जोय ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में घुसने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र था कि मौके पर मार्सी आ जाती है जो उसे बचा लेती है। वो क्रिएचर दूर जा करके गिरता है और एक पाइप के जरिए अंदर चला जाता है। इसी बीच जैसे ही थॉमस को मौका मिलता है तो वो पीछे से जोय पर हमला कर देता है। उसकी बहन उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसकी बहन को भी उठा करके दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जब वो मार्सी पर हमला करता है तो वो आसानी से थॉमस को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो भी तो एक सिंथेटिक था। वो शांति से खड़ा था, वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। मार्सी उसे नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जब कैवेलियर भागने की कोशिश कर रहा था तो उसी वक्त उसके सामने जीनोमॉर्फ आ जाता है। तभी कैवेलियर की पूरी फोर्स भी आ जाती है। जब यहाँ पर मार्सी अपने भाई के साथ आती है तब वो जीनोमॉर्फ को कुछ कहती है, जिसके बाद वो कैवेलियर पर हमला नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो उसकी फोर्स थी ना उस पर हमला करके सबको खत्म कर देता है। इसके बाद हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी बीच के किनारे पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर वो आंख वाला दानव आता है और उसकी आंख के अंदर चला जाता है। इस तरह से ऑर्थर जिंदा हो जाता है। जिस केज में बच्चों को बंद करके रखा गया था उसी केज में अब इन लोगों को बंद करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सभी लोग इसी के लायक थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बच्चों को मार दिया। इस चीज में ये सभी लोग कसूरवार थे। मार्सी अपने दोस्तों के साथ इसी आइलैंड पर रुकती है। उसके साथ में जीनोमॉर्फ भी था। एक प्रकार से इस आइलैंड पर मार्सी और उसके दोस्तों का राज हो जाता है। और वैसे भी इनके अलावा अब यहाँ पर और कोई है भी नहीं। तो ये थी पूरी कहानी। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।